हम लोग अपनी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी, बड़े सारे फैक्टर्स को हमने स्टार्ट करा था ये टॉपिक पढ़ना कि फैक्टर्स एबनॉर्मल बिहेवियर के पीछे क्या होते हैं। तो हमने उसमें से बायोलॉजिकल फैक्टर ख़त्म कर लिया। आज के लेक्चर में बात करेंगे हम लोग जेनेटिक फैक्टर्स के बारे में। तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स में और बायोलॉजिकल मॉडल में क्या सीखा था आपने कि डिसऑर्डर होते हैं जब न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर कुछ फॉल्ट हो जाए। अब जेनेटिक फैक्टर कौन कौन से होते हैं? जेनेटिक फैक्टर जो होते हैं ना, वो बायपोलर डिसऑर्डर होते हैं या उससे रिलेटेड जो डिसऑर्डर होते हैं। इस चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगा बायपोलर डिसऑर्डर कौन से होते हैं। बायपोलर एक्चुअली ना मूड डिसऑर्डर होते हैं। मूड डिसऑर्डर ये वो वाले लोग होते हैं कशिश, मतलब काइंड ऑफ, मतलब एक रिलेट करके बता रहा हूँ। एक गुलाब पकड़ लिया हाथ में, ही लव्स मी नॉट, ही लव्स मी नॉट, लास्ट में जो पत्ती बची वो डिसीजन होगा। बायपोलर में पर्सन हाई भी है अपने मूड में और एकदम से लो हो जाता है, जोर जोर की हंस रहा है कि आंसू निकल जाए, उसके बाद एकदम से रोने लगा। ये भी तो पागलपन की निशानी है कि नहीं है, बताना। जेनेटिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं बायपोलर मूड डिसऑर्डर के लिए, स्किज़ोफ्रेनिया के लिए, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए जिनका आईक्यू बहुत कम होता है, और दूसरे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए। अब रिसर्चर्स जो हैं आज भी इस तिगड़म में लगे हुए हैं कि वो आइडेंटिफाई कर सके कि स्पेसिफिक जीन्स क्या होते हैं जिसकी वजह से डिसऑर्डर होते हैं लोगों को। लेकिन ये चीज़ बता पाने रिसर्चर्स के लिए बहुत मुश्किल है। पता क्यों? हर एक पर्सन का डिसऑर्डर अलग, उसका डिसऑर्डर होने की इंटेंसिटी अलग, और कौन सा जीन की वजह से वो डिसऑर्डर हुआ वो भी अलग। तो ये कोई यूनिवर्सल बात तो है नहीं। ये कोई बुखार थोड़ी ना है, या कोल्ड थोड़ी ना है कि आपने आइसक्रीम खाई थी क्या। डॉक्टर ये थोड़ी ना पूछेगा आपसे, या साइकेट्रिस्ट ये थोड़ी ना पूछेगा, एक वे में बात थोड़ी ना करेगा। हर किसी की केस स्टडी अलग, हर किसी का सिनेरियो अलग, ठीक है। तो ज़्यादातर केसेस में लेकिन ये देखने को मिलता है कि कोई भी एक सिंगल जीन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता डिसऑर्डर पहुंचाने के लिए। आप ये सोचो कि आपके अंदर एक फॉल्टी जीन है, उसकी वजह से डिसऑर्डर या आपका एक पर्टिकुलर एबनॉर्मल बिहेवियर आ जाएगा, नहीं। बड़े सारे जीन्स का कॉम्बिनेशन जो होता है ना, वो हमारे व्यवहार के अंदर, हमारे इमोशंस के अंदर, और हम अच्छे वे में फंक्शन या बुरे वे में फंक्शन जैसे कर सकते हैं नहीं कर सकते, उसके लिए एक जीन नहीं, बड़े सारे जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जैसे जो अलग अलग डिसऑर्डर्स होते हैं, फिर से वो बोल रहे हैं, स्किज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन, एंजाइटी, ठीक है, बड़े सारे जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, सिर्फ वो आपके न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से नहीं, जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से भी होते हैं। ये उसने एक छोटा सा एक बात बता दी। मतलब कुल मिलाकर इस पैराग्राफ में वो ये बोलना चाह रहा था, भाई आपके डीएनए अगर फॉल्टी हैं, आपकी पीढ़ी के अंदर कोई गड़बड़ी थी पहले की थी, वो उसमें, अब ये तो कोई नहीं बता सकता कि ये जीन आया कहाँ से। आया तो आपकी पीढ़ी सही है, अब वो आपके दादा के परदादा थे या परदादा के परदादा के परदादा के परदादा थे, कहाँ से आया वो जीन? आया आपकी फैमिली में से, इसलिए आपको डिसऑर्डर हुआ, बस। और सोने पे सुहागा, यानी कि आग में घी डालने का काम ये करता है बायोलॉजिकल मॉडल, यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर। मतलब आपके अंदर फॉल्टी जीन आया, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आपको पागल कर देगा या मंजुलिका बना देगा या डिप्रेशन में ले जाएगा। अगर आपके उसके बाद न्यूरोट्रांसमीटर्स भी वीक है, जिनके बीच में कनेक्शन अच्छे से नहीं हो पा रहा, तो ये आग में घी डालने का काम करेगा, तब आग सुलगेगी और फिर आपके ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपको डिसऑर्डर हो जाएगा। तीसरे मॉडल की बात करते हैं, साइकोलॉजिकल मॉडल्स। साइकोलॉजिकल मॉडल्स ये बोलते हैं कि मेंटल डिसऑर्डर्स को साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन से समझा जा सकता है। ये मॉडल का मानना, इन मॉडल्स का मानना ये है कि जो साइकोलॉजिकल और जो इंटरपर्सनल फैक्टर्स होते हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर के पीछे। कबीर सिंह कॉलेज में नॉर्मल था, बढ़िया था। क्यारा को मिलने के बाद ही उसका सारा पागलपन शुरू होता है। देखिए ना सबने कबीर सिंह। उससे पहले कशिश वो लेता था ड्रग्स या फिर दारू पीना या गुस्सा करना। एक उसके अंदर एक सीन आता है, बेख्याली जो गाना है, वो बुड्ढा बुड्ढी को आ रहे होते हैं, उसको दिखवाने उनके ऊपर तक चिल्ला पड़ता है वो पेन पटक कर। ये वाला मॉडल पता है क्या मानता है कि अगर आपके रिलेशंस अच्छे नहीं चल रहे ना, या बचपन से आपने जिससे प्यार करते थे, अब प्यार मतलब यहाँ पर बचपन से प्यार मतलब माँ बाप से, अगर आपने ये देखा कि
आपके पापा मम्मी को मारते रहे बचपन से, या मम्मी मारती रही पापा को जब आप छोटे थे, और आप दरवाजे के पीछे कान लगा लगा के इस चीज़ को सुनते थे, तो बचपन में क्या होता है, बच्चा गीली मिट्टी होता है। बड़े ऐसा बच्चा, पता है, ऐसा बच्चा बड़े होकर रिलेशनशिप में गद्दारी करता है। मैं आपको, और मतलब वैसे तो बहुत रीजंस बताऊंगा मैं आपको, ये पूरा आपको साइकोलॉजी डिकोड हो जाएगी। जब भी कोई बड़े होकर तुम्हें रिलेशनशिप में धोखा देना, तो समझ जाना बचपन में सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी रिलेशन उसने अपने माँ बाप का देखा होता है। तो जब वो ये देख लेता है कि माँ बाप ही जो एक दूसरे के लिए बने वही प्यार नहीं करते, तो उस दुनिया में सारे रिश्ते फेक हैं। अब ये वाली बात जब वो गीली मिट्टी का घड़ा होता है, तब ये बहुत जल्दी उसके साइकोलॉजी के अंदर घुस जाती है। तो ऐसा पर्सन के अंदर, अनकॉन्शियस माइंड के अंदर बड़े होकर एक टेंडेंसी आती है कि छोड़ना यार, सारे रिलेशन मजे लेने के लिए तो बने हैं, क्या सीरियस होना है किसी के साथ। और मैंने हर्ट कर भी दिया, घंटा, मुझे घंटे का फर्क नहीं पड़ता, मुझे घंटे की लोड नहीं है। वो रो रही है भाई, मेरे को क्या लेना देना उसके आंसू से घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो कल मर रही है तो आज मर जाए, मैं तो और खुश हो जाऊंगा कि एक झंझट निपटी, मैं किसी और के साथ रिलेशनशिप में आने के लिए रेडी। तो जो लोग गद्दारी करें या बिट्रे करें या आपको धोखा दें या आपके रोने से भी फर्क नहीं पड़ रहा, तो उनके लिए ये फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, अब आप ये पूछोगे कि हम उनको दोबारा वो वैसे बना सकते हैं? आपकी पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, शायद से बना पाओगे, ये हम पढ़ेंगे आगे। नहीं बना सकते आप दोबारा ऐसा, उनको वापस नॉर्मल ट्रैक पे लाना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जिससे अगर सफ़र कर रहे हो या कहीं पर भी हर्ट हो रहे हो, उस रिलेशनशिप से बाहर निकल जाने में बेहतर, मतलब आपकी भलाई है। आपके रोने से, आपके चांटा खाने से, आपके गाली सुनने से अगर कोई पर्सन आज तक कभी चेंज नहीं हो पाया ना, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। आप मर जाना, वो कभी चेंज नहीं हो सकता। मैं लिख कर दे सकता हूँ, इस बात को लिख कर दे सकता हूँ। और कल को अगर आप ये सोच रहे हो ना कि कोई भी, कि लोगों को क्या लगता है, जैसे एक मैं इसमें रिलेशनशिप की बात भी बताऊंगा, एक सेक्सुअल डिसऑर्डर के बारे में बताऊंगा, कि लोगों को ये लगता है कि अगर मैं अपनी बंदी या बंदे के साथ अगर सेक्स कर लूँ तो शायद से मेरे से ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाएगा। तो भैया ये चीज़ ऐसी है, अगर सेक्स से इमोशनल अटैचमेंट होती तो इस दुनिया में, पृथ्वी में डाइवोर्स नाम का शब्द नहीं होता। हस्बैंड वाइफ से ज़्यादा तो न्यूडिटी एक दूसरे ने कभी किसी की नहीं देखी होती ना। आपस में जितना सेक्स करना है, आपस में इनसे ज़्यादा तो कभी किसी ने नहीं करा होता ना, लीगली मैरिज करके लिव इन रिलेशनशिप में। क्यों टूट जाते हैं ऐसे रिश्ते, क्यों टूट जाती हैं ऐसी शादियाँ? बच्चा होने के बाद भी कितना सेक्स होता है दूसरे बच्चे करने के लिए, फिर भी क्यों टूट जाते हैं? तो ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ये भी एक बहुत बड़ी मिथ होती है कि सेक्स से आप किसी को बांध सकते हो और आप इमोशनल अटैच हो गए हो। आप वन साइडेड प्यार अपना लेकर चल रहे हो कि मैंने उसको किस करी थी, मेरी मेमोरीज़ हैं, मेरी फ़ोटोज़ हैं, मैंने सबसे पहले अगर अपनी न्यूडिटी किसी को दिखाई थी तो वो पर्सन था, मैं कैसे किसी और की हो जाऊं, कैसे किसी और का हो जाऊं, फिर से एक नए रिलेशनशिप में सब कुछ ये सब कैसे हो पाएगा, फिर नए वाले पर्सन को पुराने वाले के बारे में बताना, ये सब भ्रम है, सब भ्रम है। इस चैप्टर में ये सब बातें होंगी, इसलिए चैप्टर हर्ट तो करेगा भाई साहब। अच्छा, इंटरपर्सनल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं ये ध्यान से सुनो कि बड़े होके पर्सन जो मैं बता रहा हूँ ना, गद्दारी करने लग जाता है, या फिर वो जैसे कुछ लोग ना बड़े चुप रहने लग जाते हैं। एक और चीज़ होती है, बचपन में वो पर्सन डरा सहमा रहता था, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ने लगी ना, वो एग्रेसिव होने लगा। ये क्यों होता है? अब ये इंटरपर्सनल फैक्टर्स थे क्या? इंटरपर्सन मतलब ध्यान से सुना, एक होता है इंट्रा पर्सन, आई एम कंसर्न विद माई सेल्फ ओनली, दो वर्ड होते हैं। एक होता है इंट्रा, जब पर्सन खुद से कंसर्न होता है। एक होता है इंटर का मतलब होता है विद इन 2 या फिर मोर देन 2 पर्सन। विद इन 2 जैसे बोलते हैं ना, इंटर जोनल कॉम्पिटिशन, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, है ना। तो ये क्या होता है कि आप अपने स्कूल में खेल रहे हो, दूसरे स्कूल के साथ खेलने जा रहे हो, विद इन 2 स्कूल्स हो रहा है ना कॉम्पिटिशन, ये चीज़ है। तो एबनॉर्मल बिहेवियर क्या? दीज फैक्टर्स इंक्लूड मैटरनल डिप्राइवेशन, बचपन में जिसको माँ का प्यार नहीं मिला। अब उसके 2-3 रीजंस हो सकते हैं। मम्मी जन्म देते ही मर गई, मम्मी झगड़ा करके पापा के साथ भाग गई किसी और के साथ, ठीक है। जब मम्मी ने कभी ध्यान ही नहीं दिया तुम पे, मम्मी को अपनी फिगर की इतनी चिंता पड़ी थी, तो वही कहती थी कि आया का दूध पी ले, लेकिन मैं तो अपना दूध नहीं पिलाने वाली, मेरी फिगर बिगड़ जाएगी। मैटरनल डिप्राइवेशन, मम्मी से बच्चा सेपरेट रहा, या उतना जितना वार्मथ मतलब पर्सनल केयर अटेंशन जो मिलना चाहिए था अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ में, वो नहीं मिला। अब मुझे एक बात बताओ, किसी भी बच्चे की चाहत यही होती है ना
अमित, शैली, सब लोग बताओ, किसी भी बच्चे की चाहत यही होती है ना कि जब बच्चा बहुत छोटा तब उसकी अपनी माँ का प्यार मिले, दूध मिले माँ का, है ना? यही होती है ना, तभी तो ऐसे अफेक्शन और ये सब शो होगा। अब बच्चा 20 साल का हो गया कशिश, फिर माँ लौट कर आ रही है, अब पी ले दूध मेरा, अब क्या फायदा? ये क्या होता है? अब मैं बताता हूँ आपको, हंसी मजाक तो लग रहा होगा, हंस रहे होगे आप लोग, लेकिन यहाँ पर पता बात क्या होती है? जिन बच्चों की मम्मी उनको बचपन में ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करती ना, खुद की मम्मी, तो पता है ऐसे बच्चे क्या होते हैं कि इनको ना किसी से लगाव नहीं होता, इनको ये कभी अटैच हो ही नहीं सकते, किसी से अटैच नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अटैचमेंट वाली फीलिंग जानी ही नहीं ना। जब अटैचमेंट चाहिए था, मतलब मैं ना तड़प रहा था किसी के लिए कि जिसने मुझे पैदा दिया है, पैदा करा है, तो मैं उससे प्यार पाने के लिए तड़प रहा था, लेकिन मुझे नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। कितना रहूँगा मैं, कितना रहूँगा? बड़े होकर चलो इस चीज़ को कनेक्ट कर लो। एक बंदी के बीच में पागल की तरह पड़ा हुआ हूँ कि भाई मैं तेरे लिए बनूंगा IAS, मैं ये करूँगा वो करूँगा। वो ठुकरा के मतलब बिल्कुल उसने हालत जैसे कोई फालतू का गली का कुत्ता होता है ऐसी कर दी। पर्सन कितना रोएगा, कितना उसके पीछे? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, एक टाइम के बाद सब मजबूत हो जाते हैं। फिर पर्सन को रियलाइज हो जाता है बहुत हो गया, अब कुछ फ़ायदा है नहीं, कहीं और निकलो, चलो किसी और रास्ते चलो। लेकिन फिर वो पर्सन कर कर के आया बैकग्राउंड में, वो हार मानकर कहीं और तो चला गया, नया रास्ता भी अपना ली, नई ज़िंदगी अपना ली। लेकिन उसको ये समझ में आ गया मैं कभी किसी से अटैचमेंट कभी नहीं रखूँगा मैं। और ये चीज़ ना कभी कभार, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है कि पर्सन ने तो चलो नॉर्मली वो कर लिया कि मैं किसी से प्यार नहीं करूँगा। कुछ पर्सन ऐसे हो जाते हैं, जैसे एक रिलेशनशिप में धोखा खाया, अरे बंदियाँ तो होती ही कैरेक्टरलेस हैं, अब देखो अब तो सबके साथ खेल खेलूंगा मैं, अब तो सबको मज़े ले लेकर छोड़ूंगा। एक का गुस्सा करोड़ों पे निकालते हैं। नंबर 1 रीज़न ये। दूसरा, फॉल्टी पेरेंट चाइल्ड रिलेशन, जो मैंने आपको बताया कि मम्मी पापा का तो झगड़ा होता रहता है, या आप बचपन में मम्मी जब पापा को मारती थी चप्पलों से, या पापा जब मम्मी को मारते थे तो आप कान लगा लगा के सुनते थे, वो वाली चीज़। इसमें एक और चीज़ होती है कि माता पिता के रिलेशन आपके साथ कैसे बिगड़ गए। वो कैसे? आपको धुतकारा जाता था बचपन से ही, जा यहाँ से, काम करने थे, आ गया, फिर से आ गया, फिर से आ गई। तो आपसे आप ये देखते थे कि आपके दोस्तों से उनके माँ बाप आप करके तुम करके बात करते हैं, तुमसे तू तड़ाक करते हैं। या तो वो ओवर प्रोटेक्शन दिखाते हैं, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, कहीं गए हो तो कॉल कर करके, वीडियो कॉल कर करके दिखा किसके साथ है किसके साथ नहीं है, हर चीज़। या ओवर परमिसिवनेस का मतलब ये होता है आपको हद से ज़्यादा छूट दे रखी है, तो आपको कभी कभार ये फील हो गया यार मुझ पर ध्यान ही नहीं देते, और कल को बाहर मेरे साथ कोई वारदात हो गई, कुछ होगी, तो कहेंगे और फिरती रहा आवारा की तरह रात भर, और फिरते रहा आवारा की तरह, ये तो होना ही था। तो आपको ये लगता है कि मतलब सच बताओ तुम ही मेरे माँ बाप हो कि नहीं हो। और घर पे फॉल्टी डिसिप्लिन है। फॉल्टी डिसिप्लिन मतलब तुम पढ़ने बैठे हो, अच्छा काम करने बैठे हो, या तुम ट्यूशन्स पढ़ाते हो, या कुछ भी, मतलब कुछ भी एक अच्छा काम करते हो, ठीक है, जिसमें तुम्हें कोई गिल्ट नहीं है, तुम्हें ये लगता है कि भाई मैं कुछ अच्छा ही प्रोडक्टिव तो कर रहा हूँ। जब पढ़ने बैठते हो ये काम करते, वो काम करते। उनको समझना चाहिए कि बोर्ड के पेपर चल रहे हैं तुम्हारे, या किसी भी चीज़ के पेपर चल रहे हैं, तो उनको झगड़ा नहीं करना चाहिए, घर पे चीखम चिल्ली नहीं होनी चाहिए। लेकिन वही देहातियों की तरह बिहेव करने लगेंगे, आपस में झगड़ रहे हैं, कोई डिसिप्लिन ही नहीं घर पे, चप्पल जूते लात चप्पल चल रहे हैं, टीवी फुल वॉल्यूम पे चल रही है, घर पे कोई आया तो उसी के सामने कलेश करने लगे, किसी आप दोस्त को नाइट से पे बुलाना चाहते हो, कुछ बुलाना चाहते हो, माँ बाप टुल पड़े हुए दारू पी कर। ये चीज़ बड़े होते होते ना आपके अंदर ना एक चिड़चिड़ापन पैदा करने लग जाती है, बहुत भयंकर लेवल पे। तो फिर आपको ये लगता है कोई आपको प्यार सच में भी कर रहा होगा ना, कोई आपकी केयर कर रहा होगा, सच में कर रहा होगा, तो आपको वो कभी फील होएगी नहीं, क्योंकि तुम ना 3-4 पर्सपेक्टिव में फंसे रह जाते हो। और करोड़ों में दुनिया में जो तुम्हें जेन्युइनली प्यार बना करके तुम्हें कोई भाई की तरह ट्रीट कर रहा है, बहन की तरह ट्रीट कर रहा है, कोई दोस्त की तरह ट्रीट कर रहा है, जेन्युइन कोई तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आएगा, वो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन तुम्हारी आंखें बंद हो चुकी होंगी, तुम्हें वो चीज़ और रिलेशन का भी प्यार किसी और का दिखेगा ही नहीं, क्योंकि तुम इसी में फंस के रह गए बहुत सालों तक। और फैमिली का स्ट्रक्चर बहुत ख़राब होना, इनएडिक्वेट या डिस्टर्ब्ड फैमिली, मतलब जॉइंट फैमिली में रह रहे हो, कोई डिसिप्लिन ही नहीं है, कोई कभी भी उठ रहा है, कपड़े फैल रखे हैं, कभी आपका रूम सेट नहीं होता, एक पढ़ाई का कोई कमरा ही नहीं है पूरा प्रॉपर, या आपको किसी और बात का हद से ज़्यादा स्ट्रेस है जिसको आप घर आकर मम्मी पापा के साथ डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि वो समझेंगे ही नहीं।
यहाँ से शुरुआत होती है पर्सन के अंदर डिसऑर्डर की, और 30 ईयर्स तक जाते जाते ये वाला डिसऑर्डर कभी कभार मोंजिलिका वाले डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो सकता है। और फिर माँ बाप को, कल हमने पढ़ा था ना, फिर माँ बाप को शर्म आती है, क्योंकि ये स्टिग्मा है, टैबू है कि बाहर किसी को बताना नहीं है। हम तेरे को कोई बात नहीं बेटा बालाजी लेकर चलेंगे, वहाँ पर तू ठीक हो जाएगी, वहाँ पर तू ठीक हो जाएगा। पहले ध्यान दिया नहीं, पहले बकचोदी करते रहे, अब वहाँ लेकर जा रहे हैं। साइकोलॉजिकल मॉडल्स जो होते हैं उनके अंदर और भी मॉडल्स होते हैं, साइकोडायनेमिक, बिहेवियरल, कॉग्निटिव एंड ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल। एक एक करके हम लोग समझते हैं। जो ये साइकोडायनेमिक मॉडल है, साइकोडायनेमिक याद है डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड के साथ मैंने टर्म बताई थी आप लोगों को एक बारी, याद है? ये वही है। साइकोडायनेमिक मॉडल सबसे पुराना और बहुत फेमस मॉडल है मॉडर्न साइकोलॉजिकल मॉडल्स का, ठीक है। जो साइकोडायनेमिक थ्योरिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि आपका बिहेवियर, फिर चाहे वो नॉर्मल हो चाहे एबनॉर्मल बिहेवियर हो, ये हमेशा इसके पीछे साइकोलॉजिकल फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होती हैं जिसके बारे में पर्सन ना कॉन्शियसली अवेयर नहीं होता। अभी कौन सी फोर्सेस हैं? एक होती है आपकी इद, आपकी इंस्टिंक्चुअल नीड्स। ये मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, आपको याद होगा। एक होती है आपकी ईगो, आपकी रियलिटी, और एक होती है आपकी सुपर ईगो, आपके मॉरल स्टैंडर्ड्स। जब इनके बीच में क्लैश होता है ना, क्लैश, इद आपको ये कह रही है कि आपको सेक्स करने का मन कर रहा है, कि यही होती है ना, लिबिडोज के साथ ही रिलेटेड होती है। ईगो आपको ये कह रही है नहीं, रियलिटी के बेसिस पर डिसीजन ले, और सुपर ईगो आपको ये कह रही है मोरालिटी के बेसिस पर चलो। तो आपको समझ में नहीं आता मैं अपनी अंदर जो मेरी आवाज़ें उठ रही है मैं क्या बात मानूँ? क्या मैं माँ बाप की बात मानूँ, समाज की बात मानूँ, अपनी बात मानूँ? कभी कभार मेरी मर्जी भी तो इम्पॉर्टेंट है। तो जब इनके बीच में क्लैश होता है तो आपको क्या लगता है? यार कुछ भी नहीं होना है, आपके रोना छूटता है और आप जाकर कमरे के अंदर सो जाते हो कमरा बंद करके। ये जो इंटरनल फोर्सेस होती हैं इनको डायनेमिक माना जाता है। ये आपस में फोर्सेस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं और इनके इंटरेक्शन की वजह से आपके बिहेवियर, थॉट्स और इमोशन शेप होते हैं। जिसने ये सोच लिया है कि मेरे को अपने इद प्रिंसिपल पर चलना है तो वो कुछ भी पर्सन कर ले, उसके अंदर हमेशा सेक्सुअल और एग्रेसिव टेंडेंसीज रहेंगी। जिसने सोच लिया मैं ईगो प्रिंसिपल पे चलूंगा तो ऐसा पर्सन बड़ी प्रैक्टिकल बातें करता है, डाउन टू अर्थ, टू द पॉइंट बातें करेगा, लिमिटेड बातें करेगा। और जो सुपर ईगो है भाई, किसी की मौत भी हो जाए फिर भी ये कहेगा मैं झूठ नहीं बोलता, मैं अपने मॉरल स्टैंडर्ड्स पे चलता हूँ। ये चीज़ है। एबनॉर्मल सिम्टम्स जो होते हैं उनको ऐसा देखा जाता है कि जब इन फोर्सेस के बीच में कन्फ्लिक्ट होने लग जाता है ना, ईगो और सुपर ईगो के बीच में, आपकी रियलिटी, आपके मॉरल स्टैंडर्ड्स और आपकी सेक्सुअल और एग्रेसिव डिजायर्स के बीच में जब कन्फ्लिक्ट होने लग जाता है तब ये चीज़ होती है। जैसे मैं एक बात बताता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है, ठीक है, और हम दोनों ने प्लान बनाया कि आज हम मिलेंगे, ठीक है, अच्छे से मिलेंगे, हमने बुकिंग करवाई, हमने यहाँ वहाँ अच्छे से बुकिंग करवाई, ठीक है। अब मान लो, चलो गर्लफ्रेंड नहीं, मैं वाइफ मान लेता हूँ, चलो ठीक है, मैं अपने बच्चों को छोड़कर अपनी वाइफ के साथ उसके बर्थडे पर मैंने एक प्राइवेट होटल बुक करवाया एंड वी हैव अ कोजी एंड रोमांटिक इवनिंग एंड नाइट बुक्ड ओवर देयर। हम लोग जाना चाहते हैं वहाँ पर और हम लोग होटल बुकिंग करवाकर रोमांटिक केक वेक काटेंगे और रात को सेक्स वेक्स करेंगे, ये डिसाइडेड है। अब हुआ क्या कि कोई एक ऐसी बात आ गई, घर में कोई एक ऐसी चीज़ हो गई, अब मुझे उससे बोलना पड़ा, बेबी आज का प्रोग्राम हमें कैंसिल करना पड़ेगा, देखो ऐसा सारे रिश्तेदारों को सामने अच्छा नहीं लगता कि ये लोग परेशान हैं और हम लोग अपना बर्थडे मनाने जाएँ और सेक्स तो घर पे भी कर लेंगे, तो जहाँ हमारा प्रोग्राम है वहाँ कैंसिल करते हैं। अब उसका मुंह फूल गया। मुंह उसका इसलिए फूल गया, पता है क्यों फूल जाता है कभी कभार? जैसे क्या होता है, अगर आप लोग कभी रिलेशनशिप में रहे और आपका प्रोग्राम बन रखा है कि भैया आज किस करनी है, बहुत टाइम हो गया, आज हमारे पास अच्छा मौका है, जिस दिन अगर वो नहीं हो पाई या जाते जाते आप कपड़े पहन के रेडी हो गए, सब कुछ हो गए, आप मतलब मिलने वाले हो, कुल मिलाकर मतलब आप ऐसा समझो कि आपके कोजी मूवमेंट है, आप प्राइवेट तरीके से मिलना चाहते हो, बात अपनी ठरक मिटाने की नहीं है, नॉर्मल है। लेकिन अगर वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया ना, डेफिनेटली कोई एक पर्सन कलेश करेगा, पक्का करेगा एक पर्सन कलेश। पता है क्यों? हमारी ईद उस टाइम पर ना सबसे हावी हो रखी होती है पूरे दिन तक, आज मैं जाऊंगा, आज अपनी बंदी को मैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का लिप बाम लगवाकर आज तो देखना मैं कितनी सारी किस्सी लूँगा और किस्सी दूंगा मैं उसे, पूरे दिन वो प्लान था। लेकिन आपकी ईगो यानी कि रियलिटी सामने आ गई जिसने ईद को मार दिया। अब ईद है सुपर फ्रस्ट्रेटेड क्योंकि उसके अंदर सेक्सुअल एनर्जी इंटेंस हो रखी थी, तो सेक्सुअल एनर्जी कन्वर्ट होकर बन जाती है एग्रेसिव एनर्जी, और पर्सन का जब इन तीनों के बीच में घुसड़ मुचड़ ऐसा हो जाता है, पर्सन क्या होगा? फ्रस्ट्रेटेड।
और तब मैसेज सामने वाले को कॉल किया जाता है, बाहर में जा तू, नहीं करनी मुझे तेरे से बात, रख फोन। रोज के ड्रामे लगा रखे हैं तूने, तो ये चीज होती है। डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड का ये मानना था कि एबनॉर्मल बिहेवियर जो होता है ना, जब भी कोई पर्सन एबनॉर्मल तरीके से बिहेव करे तो समझ जाओ उसके अंदर अनकॉन्शियस ये जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स है ना, ईगो और सुपर ईगो, आप ऐसा समझो जब भी कोई पर्सन आपसे एबनॉर्मल तरीके में बिहेव कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसका वो सिंबॉलिक एक्सप्रेशन है। अच्छा, अब एक बात और, अब ये चीज़ लेकर समाज में आप लोगों से बोल रहा हूँ मैं, हावी मत हो जाना किसी के ऊपर, क्योंकि कशिश, शैली, अंकिता, ये चीज़ वो पर्सन खुद भी नहीं जानता कि उसके बीच में कन्फ्लिक्ट, उसके अंदर कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं ईगो सुपर ईगो के बीच में। इसलिए कभी कभार ना हस्बैंड वाइफ की अनबनी हो जाती है सेक्स को लेकर। अब मान लो एकदम से कोई एक डिजायरेबल हो गया और वाइफ के अभी चल रहे हैं पीरियड्स, अब इस चीज में हस्बैंड मचा रहा है कलेश या उसने मुंह फुला लिया, और अगर वाइफ मन मारकर, चलो मान लो पीरियड्स नहीं भी चल रहे, वाइफ मन मारकर, आज उसका मन नहीं है, हस्बैंड ने मुंह फुला लिया, वाइफ अगर चलो फिर भी करने दे रही है, इसी का फॉर्म होता है जब आप अपनी विश के विपरीत जाकर किसी को अलाउ कर रहे हो कि भाई मुंह मत फुला, लेकर ले मेरे साथ सेक्स। इसी को कहते हैं मैरिटल रेप शादीशुदा जिंदगी में, जिसको यूएन और बड़ी सारी कंट्रीज रिकॉग्नाइज करती है, लेकिन इंडिया रिकॉग्नाइज नहीं करता। डैड कैन बी अब जैसे क्या है, मैरिटल रेप के बड़े सारे फॉर्म हो सकते हैं। आपका हस्बैंड दारू पीकर चला आया, अब आपने एक रूल बना रखा है कि आपको नहीं पसंद के दारू पीकर या मुझे टच करे, आई हेट दिस थिंग, दारू पीकर तुम मेरे पास नहीं आओगे। लेकिन अब वो रीज़न ये तेरा कि मैं तो होश में ही नहीं हूँ, मुझे तो करना है, मुझे तो अपनी ठरक मिटानी है, तो ज़बरदस्ती आपके साथ हुआ कि भाई कलेश ना मचे, घर वाले ना जाग जाएं, ये ना हो जाए, कलेश ना मच जाए बेफालतू की बात पे, अगर अलाउ कर रही है वाइफ, दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ मैरिटल रेप। उसने अपने साथ रेप करवाया है लास्ट नाइट, इसका मतलब मैरिटल रेप। डैट कैन बी जनरली ट्रेस टू, और ये होता क्यों है, ईगो सुपर ईगो के बीच में कन्फ्लिक्ट कब से होना शुरू होती है, अर्ली चाइल्डहुड और इन्फेंसी। जब आप इन्फेंसी का मतलब होता है बर्थ टू 2 ईयर्स, याद रखना, बर्थ टू 2 ईयर्स, पैदा होने से लेकर 2 साल तक जब आप होते हो तब। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।